यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। पहले तो फिर हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स के वीडियो स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस के। सबसे पहले दो आपके पास नाइन्थ क्लास के अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आपके पास सिलेबस को करने की आपकी एक तो बेसिक बुक होती है जो कि एनसीईआरटी है ही आपकी, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की अगर मैं बात करता हूँ, जो भी ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में फॉलो की जाती है और मैक्सिमम बच्चे करते हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर हम देखते हैं तो हमारे टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक है। इन 15 चैप्टर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एनसीईआरटी में। लेकिन अब क्या होता है कि एनसीईआरटी के अलावा कई बार बच्चे एक्स्ट्रा बुक्स के लिए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें उतने सफिशेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की ही बात करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप, कई बच्चों ने किया भी होगा फर्स्ट चैप्टर यूट्यूब वगैरह से, तो आप बच्चों ने ये ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज 1.6 है, एक्सपोनेंट पावर है, सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.6 में। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप चेक कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन है, 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे उनके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में। तो मैं यहाँ पर एक और बुक जो मैक्सिमम बच्चों ने 8th क्लास में की भी होगी और 6 से लेके 10th क्लास तक जो दी बेस्ट बुक रहती है, प्लस 1-2 में भी रहती है लेकिन 1-2 में थोड़ा कम फॉलो करते हैं, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा एक ऐसी बुक है, ये बुक करने के बाद आर डी शर्मा अगर बुक आप कर लेते हैं, आर डी शर्मा करने के बाद आप लोगों में 9th क्लास के लिए या 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए होते हैं और बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके और हायर लेवल तक हैं, ठीक है। तो मैं आपको 9th क्लास के लिए जो बुक रिकमेंडेड करता हूँ वो आर डी शर्मा है। तो सभी बच्चे आर डी शर्मा अगर परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आज न्यूज़पेपर में आया बुक शॉप थोड़े ओपन हो चुके हैं और हिसार में बुक शॉप जितने भी है ऑलमोस्ट, मैंने जितने भी, आज सुबह मैं भी एक आधी बुक लेके आया था, तो ओपन है। तो आप आर डी शर्मा परचेज कर सकते हैं। नया एडिशन मिले तो दी बेस्ट है, नया एडिशन ना मिले तो 1 साल पुराना एडिशन तो होगा ही होगा सभी के पास, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आर डी शर्मा में नाइन्थ के अंदर अगर हम करते हैं, वहाँ पे 15 चैप्टर थे और आर डी शर्मा में टोटल 25 चैप्टर्स हैं। इन्होंने, आर डी शर्मा ने, सबसे अच्छी बात है कि हर टॉपिक को डीपली स्टडी कर रखा है, डीपली दे रखा है हर एक चीज़। अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की कंपेयर करते हैं हम, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम है, एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम है, उसके अंदर 1.1 टू 1.6 सिर्फ 6 एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें इन्होंने कौन कौन से टॉपिक कवर कर रखे हैं। नंबर सिस्टम्स के बारे में बता रखा है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बता रखा है, रैशनल इरेशनल का थोड़ा बहुत बता रखा है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, ये चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद इन्होंने रैशनलाइजेशन टॉपिक इसमें कवर कर रखा है, एक्सपोनेंट टॉपिक भी इसमें कवर कर रखा है। एक्सपोनेंट टॉपिक की बात करूं तो इनकी एक 1.6 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन गिवन है। रैशनलाइजेशन की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन ही गिवन है। बट ये जो एक्सपोनेंट पावर है, रैशनलाइजेशन, ये हमारे 8th क्लास में भी हमने एक्सपोनेंट और पावर किया था। रैशनलाइजेशन आपके लिए नया टॉपिक है। तो इसके बाद इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास आगे टाइम नहीं होता है कि आगे हम 10th में या +1 में कहीं और अच्छे डीपली स्टडी करेंगे, नहीं। तो इनकी प्रैक्टिस हमें 9th में ही करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आर डी शर्मा की बात करूं, आर डी शर्मा में जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, पहले 3 चैप्टर्स, ये पहले चैप्टर को ही डिवाइड किया हुआ है। एनसीईआरटी के पहले फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के आरडी ने 3 चैप्टर बना रखे, जिसमें नंबर सिस्टम,
एक्सपोनेंट पावर और रेशनलाइजेशन। और इन तीनों टॉपिक्स पर बहुत अच्छे चैप्टर्स बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, एक्सट्रीम क्वेश्चन एक्सपोनेंट के जितने मैक्सिमम लेवल के आ सकते हैं आपके, ठीक है, अप टू आगे हायर क्लासेस तक। रेशनलाइजेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता हूं, जो कि आपका एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है और 2.1 टू 2.5 एक्सरसाइज हैं आपकी, जिनमें टॉपिक टच है, बेसिक चीजें बताई हुई हैं, लेकिन उन पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, ठीक है, आर डी शर्मा ने फिर से अगले 3 चैप्टर, सेकंड चैप्टर को 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक चैप्टर है, फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर है, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये तीनों चैप्टर एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बनाते हैं, अगर इन तीनों चैप्टर को ज्वाइन कर दिया जाए आर डी शर्मा में। बट इसमें अलग अलग चैप्टर्स बना के बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से आगे, मैं तो अभी 2 चैप्टर्स के एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसी तरह से आगे भी चैप्टर है। ज्योमेट्री की अगर बात करता हूं मैं, आपके अगर एनसीईआरटी के 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर करता हूं, तो ज्योमेट्री के चैप्टर्स है वो भी बहुत अच्छे। अब क्या है, एनसीईआरटी में ज्योमेट्री वाले चैप्टर दे तो रखे हैं ठीक से, बट क्या हो जाता है कि कई बार हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये हो जाता है मैक्सिमम स्कूलों में कि ज्योमेट्री जो है आपकी 6, 7, 8, 9, 10 की है चैप्टर्स में जो आपकी ज्योमेट्री 9th क्लास में, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती मैक्सिमम स्कूलों में। जितने भी मैं, जब हम रेगुलर क्लासरूम में कोचिंग देते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम टीचर कहते हैं हमारा यहाँ से मैक्सिमम बच्चे जो स्कूलों के होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे सर 6, 7, 8, 9 चैप्टर। तो ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, बच्चों 9th क्लास आपकी बहुत बेसिक क्लास है, 8th क्लास भी बहुत बेसिक क्लास थी जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा है। 9th क्लास में अगर आपने एक बार आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है थिंकिंग का वो थोड़ा सा चेंज कर लो, मार्क्स ओरिएंटेशन मत रखो कि मार्क्स हमें लेने हैं, मार्क्स पे जाना है, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। एक बार ये सोचो कि 9th क्लास में हमें मैथ्स में सीखना है, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए जाना है। अगर आपके माइंड में एक बार ये आ गया ना कि हमें मैथ्स सीखना है, मैथ्स को समझना है, मैथ्स की लैंग्वेज को समझना है कि होता क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, रटना नहीं है, तो आप 9th क्लास में बिल्कुल पेशेंस रखिए और आर डी शर्मा कीजिए। आप धीरे 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 धीरे, दिखने में बहुत हैवी लगेगी, आधे बच्चे तो ना इन दोनों बुक्स को देख के डर जाते हैं। 9th क्लास में इतनी हैवी आर डी शर्मा होती है और एनसीईआरटी बिल्कुल छोटी सी होती है, तो इसके कंपैरेटिवली बच्चे ही सोचते हैं ये हो जाए तो बहुत है यार, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स के लिए मत जाइए बच्चों। मैथ्स जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, जो कि मैक्सिमम स्कूल कहते हैं कि हम ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन सिर्फ एनसीईआरटी से डालेंगे, मुझे सुनने में मिलता है हर साल बच्चों से जब डिस्कशन होती है तो सर ये एनसीईआरटी से ही आएंगे हमारे चैप्टर, तो आप एक्स्ट्रा पे इतना जोर नहीं देते हैं बच्चे करने को। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री आपके माइंड लेवल को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है, आपकी थिंकिंग पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी, आप हर टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन में सोचना स्टार्ट करोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स की तरफ भागते हैं, ठीक है, कभी कोई सैम्पल पेपर कर लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक कर ली, मैं किसी बुक्स का नाम नहीं लूँगा कि मतलब ये बोलूँ कि वो ख़राब है, सारी बुक्स अच्छी हैं, बट क्या होता है कि फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कमी रह जाती है कि यार यहाँ से टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक कवर रहे हैं, लेकिन आर डी शर्मा सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है। ये करने के बाद आपके पूरे इंडिया में 9th क्लास का कोई भी एग्ज़ाम ले आइए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आपका ना निकले, अगर आपने आर डी शर्मा प्रैक्टिस कर लिया है तो, ठीक है, बहुत अच्छे से निकाल लिए तो। हाँ, अब करने का तरीका, आर डी शर्मा के लिए जब भी आप करना स्टार्ट करें एक बड़ा रजिस्टर ज़रूर लगा लें, क्योंकि आर डी शर्मा कोई नॉर्मल ये नहीं है कि छोटी छोटी बुक्स लगा ली, रेगुलर प्रैक्टिस कर ली, नहीं, दोबारा जब आपको रिवीजन करने आना पड़ेगा तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए आपको एक मोटा रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट काम यही है आपका, रेगुलर आपको एक रजिस्टर लगाना जिसमें आपने अपने बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं। मैं बनवाऊंगा नोट्स, मैं आपको 9th क्लास की आर डी शर्मा कंप्लीट करवाऊंगा।
कंप्लीट इन द सेंस सभी चैप्टर्स, सभी एक्सरसाइज और सभी एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं 99% सारी एक्सरसाइज भी सोल्व करवा दूं, ताकि आपको एक बार देखो, समझो और फिर खुद सोच के करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज आप पहले खुद करो, ठीक है। एक्सरसाइज में फिर डाउट आए तो वीडियो देख लो, ठीक है, कि हाँ इस चीज़ में डाउट आ रहा है तो हम वीडियो से चेक कर लेते हैं। या पहले जिनको थोड़े से कम लग रहा है कि डिफ़िकल्टी लग रही है तो पहले वो वीडियो सुन ले, फिर खुद निकाल के देखे, ठीक है। खुद करना बहुत ज़रूरी है। और सच बता रहा हूँ, एक बार अगर 9th में आपने RD शर्मा अच्छे से कर ली ना, तो बच्चों आपका मैथ्स इतना निखर जाएगा, इतने अच्छे से आपका इंटरेस्ट बन जाएगा मैथ्स के अंदर। आप 10 +1 +2 में भी मैथ्स तो छोड़ने का नाम ही नहीं लोगे। सेकेंडली आगे अगर आप हायर लेवल पे स्टडी करते हो तो भी मैथ्स एज ए सब्जेक्ट आप रखोगे ही रखोगे, क्योंकि RD शर्मा ना मैथ्स से प्यार करना सिखा देती है। सच बताऊं तो कि मैथ्स इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि ना किए बिना तो मतलब ये लगा लो नींद भी नहीं आती एक दिन कि यार आज मैथ्स नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ये सच में होता है। ये कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मजाक है, ये ऐसे नहीं करते कि मैथ्स तो हमें वैसे ही बोरिंग लगता है। नहीं, आप थोड़ा सा टाइम दे के देखो मैथ्स को, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। अच्छी बुक्स फॉलो करके देखो। अब क्या एक टिपिकल सी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कहता कि NCERT एक बहुत अच्छी बुक है, बेसिक बुक है, वो करनी चाहिए। बट क्या है कि NCERT में आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बट उस कॉन्सेप्ट पे अगर आपको करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं होंगे। मान लो 2 क्वेश्चन है, 2 करवा दिए, उसमें क्या है। अगर मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा कि एक्सपोनेंट जो चैप्टर है आपने, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक्सपोनेंट के NCERT में जो अच्छे क्वेश्चन है उससे अच्छे तो 8th क्लास में ही थे, ठीक है। और RD शर्मा में ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइम। और एक्सपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये देखिएगा 1.6 एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि 3 क्वेश्चन है और इतने सिंपल क्वेश्चन है, ये 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि बुक में सिलेबस इतना कम दे रखा है, बात आपको सोचने का। मैथ्स सिर्फ ये नहीं है आपको सीखना है, मैथ्स में आपका माइंड लेवल, जो माइंड सेट है, ठीक है, वो मतलब डेवलप होना चाहिए। माइंड डेवलप करने का सबसे इजी तरीका है मैथ्स करो। इतना ज़्यादा सोचना, टिपिकल सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, अब कैसे करें, अब कैसे सोचें। अगर आपकी थिंकिंग पावर बढ़ गई तो ये लगा लीजिए आप लाइफ में वैसे ही सक्सेस हो गए। सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए हर सिचुएशन में कि आपके सामने लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कितनी भी टिपिकल हो, आप उसके सॉल्यूशन के लिए जाओगे, क्योंकि आपके माइंड की प्रैक्टिस क्या हो चुकी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सॉल्यूशन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। वही हमारा मेन मोटिव है। मार्क्स अपने आप आएंगे। सच बता रहा हूं, जिन्होंने भी दिल से RD शर्मा की है और जिन्होंने मैथ्स को एज ए ये लेके चले हैं कि ये एक प्रॉब्लम है और इसे सोल्व करना है और कितने तरीकों से हम इसको सोच सकते हैं, कितने तरीकों से हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, जिन्होंने ये चीज़ लेके बहुत अच्छे से RD शर्मा की है, सच बता रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है। आप ये सोचते कि मैथ्स ये हमारी लाइफ में कहाँ काम आने वाला है सर, ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, हमारे तो कभी नहीं लगता कि नंबर सिस्टम में ये रैशनलाइजेशन करना आएगा या ऐसे पॉलिनोमियल्स हमें कहीं लाइफ में काम आएंगी। बात सीखने की है, बात आपके माइंड को डेवलप करने की है। बात ये नहीं है कि ये लाइफ में आगे जाके कहाँ काम आएंगे। अब कई होते हैं जो ये बोल देते हैं ये साइन कोस थीटा सीखते हैं हम 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री आती है 10th क्लास में, बोले साइन कोस थीटा वैसे ही सिखाए गए 10th क्लास में, हमें लाइफ में कहीं काम ही नहीं आए। अरे माइंड को डेवलप कितना किया है। अगर ट्रिग्नोमेट्री देखो तो ट्रिग्नोमेट्री इतना सोचना सिखा देती है आपको कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको चाहिए क्या है, आप हर एग्जाम को क्रैक कर दोगे। आपके सोचने का लेवल इतना हाई हो जाएगा, कितनी बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो आप यूँ सोल्व कर दोगे। तो मेन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बच्चों थोड़ा सा 9th क्लास में आपको एक तो माइंड सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट ये कि मुझे सीखना है, मुझे अपने माइंड को डेवलप करना है, मुझे मार्क्स की तरफ नहीं भागना सिर्फ कि हाय मार्क्स आ गए, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। जब आपको सोचना आ गया ना कि चीज़ क्या है, इसको करना कैसे है, सोचना आ गया तो मार्क्स तो अपने आप आएंगे। हर कोई 80 में से 70 अबो जाने वाला है जिसने RD कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर NCERT वाले रट्टू की जो रट रहा है NCERT को, उससे बेनिफिट क्या हुआ। एक बात बताइए, आपने NCERT रट भी ली, रट के कर भी ली, 10th में पहुंच गए,
फ़ायदा क्या हुआ आपका? 1 साल आपने अपनी लाइफ का वेस्ट कर दिया है, ठीक है। वेस्ट इन द सेंस कि रट के अगर आप चले गए हो तो आपने उस साल कुछ किया ही नहीं है। अपने माइंड की तो एक रट्टा याद रखने की चीज़ है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड कहाँ बना? जो मैथ्स रियल में आपको सिखाना चाहता है, जो मैथ्स आपको आपके माइंड को डेवलप करना चाहता है, वो तो आपने किया ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो मैं यहाँ पर आर डी शर्मा प्रेफर करूँगा बुक, और आर डी शर्मा का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है क्या है, ठीक है। और आर डी शर्मा से जैसे फर्स्ट चैप्टर है, मैं फर्स्ट से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के 3 टॉपिक है मेरे पास। अगर एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम पूरा मिक्स है, ठीक। आर डी शर्मा में 3 चैप्टर है, नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर और रेशनलाइजेशन। इसी तरह से चैप्टर 2 है, आर डी शर्मा में चैप्टर 2 के 3 पार्ट किए हुए हैं, 3 चैप्टर बनाए हुए हैं। इसी तरह मैं हर चैप्टर के बारे में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम आज चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और आर डी शर्मा में इनमें से एक टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर है। ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 8th क्लास में आपने किया है। एक्सपोनेंट जो है, पावर एक्सपोनेंट 8th क्लास के एनसीईआरटी में आपका 12th चैप्टर था, जहां आपने इसे अच्छे से पढ़ा भी है, तो थोड़ा सा आसानी भी होगी। और उससे देखना आप छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। इसमें फॉर्मूले वही है जो आपने 8th क्लास में यूज़ किए थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और आर डी शर्मा से आज मैं आपको, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। चैप्टर सेकंड, उसके बाद चैप्टर थर्ड, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट, ये तीनों मिला के फर्स्ट चैप्टर ही बनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर करके करेंगे हम एनसीईआरटी से, फिर आर डी शर्मा से, फिर हमारा एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए जाना है, सोचने के लिए जाना है, रटने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। टाइम जरूर लगता है आर डी शर्मा में, बट जो चीज़ हमें मिलती है ना करने के बाद, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैं अभी रब कर रहा हूँ, ये सिस्टम आपको पता लग गया होगा। सेकंड चैप्टर जो कि आर डी शर्मा से है, जो फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है, पावर एंड एक्सपोनेंट, आइएगा वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आर डी शर्मा जो बच्चे ले सकते हैं तो देखिए वो तो ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी बुक शॉप ओपन है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो परचेज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर नहीं परचेज़ कर सकते तो जितने बच्चे ग्रुप पे ऐड हैं, ठीक है, आपका ग्रुप जो 8th क्लास का बना हुआ है, ठीक है, वो मैंने 9th में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं डेली, मुझे मैसेज कर देना, मैं डेली का होमवर्क, डेली की एक्सरसाइज यानी 2-3 पेजेस की पिक्स लेके, और वो पिक्स आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ताकि आप डेली जब तक आरडी अरेंज ना हो तब तक आप होमवर्क कर सकें। मुझसे पिक मांग लेना, ठीक है। तो मैं जैसे सेकंड चैप्टर की हैं 3-4 पेजेस की फर्स्ट वो पिक क्लिक करके आपको सेंड कर दूँगा, उससे आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आर डी शर्मा में सबसे पहले हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक, आइए निकालते हैं। इसके अंदर आपके कम से कम भी 2 एक्सरसाइज हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद MCQ भी हैं, फिलअप्स भी हैं, ठीक है, 1 वर्ड भी हैं, सारा कुछ दे रखा है इस बार, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, आइएगा एक्सपोनेंट और पावर के अंदर। ये देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, लेट ए बी
एनी रियल नंबर, ए मेरे पास कोई भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, नेचुरल नंबर हो गए, मैंने 8th में पूरी डिटेल भी दी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, प्राइम, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर ए मेरा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं। सो ए की पावर एन कैसे डिफाइन होगी, ए की पावर एन कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डैश डैश एन टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। पता है ना, ए कोई रियल नंबर है, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, तो वो उस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए की पावर 1 होता है तो ए की पावर 2 है तो ए क्रॉस ए, 2 बार लिख दीजिए, ए की पावर 3 है तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए की पावर 4 है, इट मीन्स ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर ए की पावर एन है इट मीन्स ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, कितने टाइम्स, एन टाइम्स तक ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हर इंटीजर के लिए डिफाइन है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर मेंशन किया है। ए मेरा बेस होता है और एन उसकी पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। ए की पावर या एक्सपोनेंट कितना है, एन है। यहाँ पर ए बेस है, ए की पावर कितनी है 1, ए बेस है, ए की पावर एक्सपोनेंट कितना है 2, ए बेस है, पावर एक्सपोनेंट 3, ए मेरा बेस है, उसका पावर एक्सपोनेंट कितना है 4। इज इट क्लियर? यानी कि ए की पावर एन, ए की पावर एन है, उसे हम क्या बोलेंगे, ए मेरा बेस है, एन उसका क्या है, कोई भी पावर है या एक्सपोनेंट है। ठीक है, यानी nth पावर ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा आता है तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो देखिएगा, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे, पावर और एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि ए की पावर एन टाइम मल्टीप्लाई होता है ना, किसी की पावर एन है तो इसका मतलब ए इंटू ए कब तक, एन टाइम्स तक, जितनी भी पावर है उतनी बार उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड रूल, ये भी हमने 8th में पढ़ा हुआ है, ए की पावर 0, किसी भी की भी पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 जो होती है वो क्या होता है 1। एक बार ये लिख लीजिएगा रूल, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि रिफ्लेक्शन ना आए। ठीक है, एक बार आप ये रूल लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, फिर मैं ऑन कर दूंगा। ए की पावर 0 क्या होता है 1। 3, ए की पावर -n है तो 1 बाय में जाकर वो क्या हो जाता है, ए की पावर +n। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करने पर जो आपकी एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ए की पावर n है, ठीक है, और b की पावर भी n है, ठीक है, यहाँ पर 2 बेस हैं, दोनों की पावर सेम है, तो इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके ए बी की होल पावर n लिखा जा सकता है, ए बी की होल पावर n लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिफ्थ, अगर मैं बात करता हूँ a बाई बी की पावर n और ये पावर n है, अलग अलग है तो इनको इकट्ठा, डिवाइड में भी a b इकट्ठा करके पावर सेम है तो इकट्ठी पावर लिखी जा सकती है। ऊपर a की पावर n है, b की पावर n है, सो a बाई बी की होल पावर n लिखा जा सकता है। अगर मैं सिक्स्थ की बात करता हूँ, सिक्स्थ लो,
हम यूज़ कर सकते हैं कि a की पावर n इंटू में a की पावर m है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बेस सेम है, a की पावर n है और a की पावर m है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं n प्लस m, तो a की पावर क्या हो जाएगी n प्लस m। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सेवन्थ की अगर बात करें हम, सेवन्थ रूल आता है मेरा कि a की पावर n है डिवाइड बाय a की पावर m है। देखिएगा a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर m है। अब बेस सेम है बट डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट करके इसे लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m, a की पावर n माइनस m, इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बस नॉर्मली तो इतनी ही है, ए बी हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और कोई आएगी तो मैं साथ के साथ लिख दूंगा। ये आपको 8th क्लास में भी बताई गई थी, ठीक है। 8th क्लास में भी हमने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इन लॉज के बारे में पढ़ा था, एक्सपोनेंट के। अब हम क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो जो भी अगर कोई एक आधी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी तो वो मैं साथ में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट यही है, ए की पावर, हाँ एक कोड लिख लीजिए, 8 ए की पावर n है, फिर होल पावर m है, n और m, तो ए की पावर इकट्ठी n इंटू m लिखी जा सकती है। ये पावर है तो आपस में क्या हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई होके आपको ये आंसर देंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। और तो कौन सा लो रह गया, ऑलमोस्ट ओके है, ठीक है बच्चों। अब आइएगा फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल फर्स्ट, ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 2.4 से एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे 17 एग्जाम्पल है, बट 17 एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपके पार्ट्स बहुत है क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। Example first, evaluate. First, 5 square into 5 की 4. Second, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3. Third, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3. Fourth, 11 बाय 12 की पावर 3. Fifth, 3 बाय 4 की होल पावर -3, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करना है, निकालना है, तो आइएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों में रूल लगाया, कौन से वाला, देखिए a की पावर 6, a की पावर n इंटू a की पावर m है, तो a की पावर n प्लस m लिखी जा सकती है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सो 5 की पावर 2 प्लस 4 विच गिव्स 5 की पावर 6, और 5 की पावर 6 होता है बच्चों 15625, ठीक है, 15625, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको सिंपली सॉल्व करना था हमने। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए डिवाइड है तो 5 की पावर 8 लिखा जा सकता है डिवाइड बाय 5 की पावर 3, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 3। अब चलिए मेरे फिफ्थ रूल पर, अगर सॉरी फिफ्थ नहीं, सेवन्थ पे, सेवन्थ में बेस क्या है मेरे, सेम है, उनकी पावर अलग अलग और डिवाइड में है, तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 8 माइनस 3। अच्छा नीचे भी लिख सकते हैं, अगर मैं 1 अपॉन में लिखूँगा 3 - 8 करना पड़ेगा,
और ऊपर ले गया तो 8 माइनस 3, ठीक है। जो पावर शिफ्ट होगी वो नेगेटिव में जाएगी। 5 की पावर 8 माइनस 3, तो 5 की पावर 5 जो कि होता है 3125। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मेरा 3 की पावर 2 और होल पावर 3। इसमें कौन सा रूल लगने वाला है? इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट एग्जांपल के थर्ड में हमारा लगेगा 8th वाला कि a की पावर n है फिर होल पावर m है, तो उस केस में पावर मेरी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है और 3 है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 टू जा 6, और 3 की पावर 6 कितना होता है ये देख लीजिएगा 84, और 84 इंटू में 84 तो 4 होता है, इंटू में 9, ये शायद 729 आएगा। एक सेकेंड, 3, ओके ये 81 होता है बच्चों, ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी, 81 होता है, तो ये 729, ठीक है। मैंने 4 की अलग कर दी, 2 अलग कर दी, तो 729 रहेगा मेरा। यहाँ देखिएगा 11/12 की होल पावर कितनी है आपकी 3, तो 11 की पावर 3 अलग से और 12 की पावर 3 अलग से। ये रूल लगा है मेरा 5th वाला कि पावर अगर इकट्ठी दे रखी हो, a/b की होल पावर n दे रखी है इकट्ठी, तो a की अलग से लिखी जा सकती है और b की अलग से लिखी जा सकती है। अब 11 को 3 बार करोगे मल्टीप्लाई, 11 इंटू 11 इंटू 11, इसी तरह से 12 इंटू 12 इंटू 12, 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का 1728, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 3/4 की होल पावर कितनी है माइनस का 3। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी पावर आपकी नेगेटिव में है हम ओपन नहीं करते हैं। अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था ना कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उस टाइम पॉजिटिव इंटीजर का मतलब उस केस में n a इंटू ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसको ना पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। आपको पता है ये पावर अलग अलग तो हो जाएंगी, 3 की पावर -3 यहाँ और 4 की पावर -3 नीचे, ये तो मेरा रूल है, ठीक है। कि ये कौन सा रूल आ गया मेरा, ये वाला 5th, कि अगर ए बी की इकट्ठी को पावर दे रखी है, दो नंबर हैं जो डिवाइड में उनकी इकट्ठी पावर है, तो उनकी अलग अलग लिखी जा सकती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए इनको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, प्रॉपर्टी नंबर 3rd कि माइनस है तो 1 में जाके, तो ये 4 की पावर -3 है, ऊपर आके 4 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर -3 है तो डिनोमिनेटर में जाके +3 हो जाएगा। अब प्लस पावर होने के बाद इनको ओपन कीजिए, 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 64 हो गया, और ये 27, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था। एक्सरसाइज मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, R.D. शर्मा। ठीक है, चले नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है आपका, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग।
एग्जाम्पल 2 फर्स्ट 2/11 की पावर 4 इंटू में 11/3 की होल स्क्वायर और 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, सेकंड के भी 4 पार्ट हैं। सेकंड में 1/2 की 5, सेकंड की बात करूं 1/2 की होल पावर 5 इंटू -2/3 की 4 एंड लास्ट है 3/5 की -1, 3/5 की होल पावर -1। आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखिएगा, 2 की पावर 4, 11 की पावर 4, 11 की 2 अलग अलग कर दिया मैंने, न्यूमरेटर की अलग, डिनोमिनेटर की अलग पावर। ठीक है, अब सेम पावर वाले देखिए सब्ट्रैक्ट होंगे। ये देखिए, अगर बेस सेम है डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जो भी शिफ्ट होती है वो माइनस में जाती है। तो देखिएगा, जहां बड़ी पावर है वहां लेके जाएंगे। देखिए 2 की पावर 4 है, ये 3 है तो ऊपर आकर माइनस, इनटू में 3 की पावर 3 है, नीचे 2 है तो 3 की पावर 3 ये नीचे वाली ऊपर आके माइनस हो जाएगी। 11 की नीचे ज़्यादा है ना तो नीचे लेके जाऊंगा, 11 की 4 है और ये ऊपर 2 है तो नीचे आके इसमें माइनस हो जाएगी। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इन प्रॉपर्टीज़ को ही ऑब्जर्व करना है। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। कि जो बड़ी पावर है पॉजिटिव रखने के लिए 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 3 है तो मैं ऊपर ले गया न्यूमरेटर में और 4 - 3, 3 की पावर में यहाँ पे 3 थी, यहाँ 3 का 2 है तो ऊपर ज़्यादा है तो इसको ऊपर, और 11 के केस में नीचे 4 है ऊपर 2 है तो नीचे ले आए इसे हम। तो यहाँ से 4 में से 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 11 रेज़ टू द पावर 2। तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 जा 6 और 11 का स्क्वायर होता है 121 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो एग्जाम्पल 2 आपका फर्स्ट पार्ट है 6/212। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है 1/2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, -2 की पावर 4 ऊपर अलग से, 3 की पावर 4, 3 की पावर -1 और 5 की पावर -1। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये नीचे पावर है कोई बात नहीं, 2 रेज़ टू द पावर रहने दीजिए। ठीक है, ये देखिए जब भी कभी माइनस लिखा हो, किसी भी डिजिट के आगे माइनस है और उसकी पावर है कुछ, ठीक है, किसी डिजिट के आगे, अब ये डिजिट है 2 के आगे कोई भी नंबर उसके आगे माइनस लिखा हुआ है तो इस -1 इसे -1 की 4 करके अलग कर सकते हो और 2 की अलग कर सकते हो, नीचे 3 की 4। क्या किया मैंने कि ये माइनस है, इसे -1 की पावर 4 लिख कर अलग कर सकते हो। क्योंकि बच्चों यहाँ से ये चीज़ तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि -1 × 2 माइनस का 2 होता है, -1 × 2 माइनस का 2 होता है, दैट्स वाई -2 की पावर 4 है तो इसको लिखा जा सकता है -1 × 2। तो -1 की अलग कर ली, 2 की अलग होगी ताकि माइनस वाले का हिसाब अलग से हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मेरा पहला काम रहेगा पावर को पॉजिटिव करना। देखिए जो भी काम करूँगा मैं पावर पॉजिटिव करने के बाद करूँगा। 5 नीचे माइनस है, 5 को ऊपर भेज दीजिए +1, 3 ऊपर माइनस था नीचे भेज दीजिए +1। ओके, अब काम करते हैं। देखिएगा -1 जब भी कभी माइनस की नंबर है और उसकी पावर अगर -1 की पावर इवन है तो वो हमेशा प्लस का आंसर देगा, और माइनस का नंबर है और उसकी पावर जो है वो ओड है तो वो हमेशा माइनस का आंसर देगा। इसका मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जैसे माइनस का 1 है, उसकी पावर 1 है तो आंसर -1 ही आएगा। माइनस का 1 है, अगर उसकी पावर 2 है तो -1 × -1,
-1 इंटू -1 करोगे, दिस इज +1, -1 का क्यूब है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, फिर करोगे 3 बार तो -1 आएगा। तो जब भी आपकी ओड पावर है तो आपका माइनस का आएगा, और इवन पावर है तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो ये देखिएगा 2 की पावर, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ करने जा रहा हूँ मैं, 2 की पावर 5 है, ऊपर 2 की पावर 4 है, पॉजिटिव है तो ये नीचे आके माइनस का 4 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, नीचे ज़्यादा है तो इसको नीचे ले आए। जब भी टर्म्स रेसिप्रोकल में जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो -4। अब ये देखिए 5 -4 हो गया, और -1 की 4 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि -1 की पावर इवन है तो 1 हो जाएगा। ऊपर क्या है मेरा फिर बचा, 5 की पावर 1 5 इंटू 3, ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 1 है। बेस सेम है, नीचे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 4 3 की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड 4 + 1। सो यहाँ से क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 5 - 4 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 और 2 और 3 की पावर 5 होता है 81, 3 4 हो गया, और 81 इंटू 3 243। सो फाइनली अगर मैं जाऊँ तो 5684, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 5 बाय में 486 देख लीजिए अच्छे से। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए, आपको ये चीज़ समझ ना आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या मेरे यहाँ यूट्यूब पे जो भी होगा उस पे नीचे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें नई सीखी हैं। अब बात ये नहीं है, कई बार आपको एक क्वेश्चन भी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देता है जिससे आगे आने वाले 10 क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन की बारीकियों पर ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर वो चीज़ें जो आपकी फटाक से सोल्व हो जाए। जैसे जैसे सबसे पहली चीज़ हमने माइनस को अलग करना सीखा कि -1 की 4 अलग, 2 की 4 अलग। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि प्लस माइनस, ये माइनस था तो ऊपर जाके प्लस, ये माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ हमने -1 की पावर 4, अगर -1 की हमेशा इवन पावर रहेगी तो आपका 1 ही आएगा। बाकी तो हमने पिछले रूल ही अप्लाई किए कि नीचे पावर ज़्यादा ऊपर कम है तो नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये नीचे आ गया, सॉरी ये तो ऊपर ही रहा, बेस सेम है पावर ऐड होगी, और सिंपली सॉल्व कर दिया। इसके 2 पार्ट और हैं, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड का थर्ड पार्ट है 2⁵55 इंटू 2⁵60 माइनस 2⁵97 इंटू 2⁵18। ठीक है, और फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं एक बार। देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, टू बाई 3 का स्क्वायर इंटू 2/5 -3 एंड 3/5 की होल पावर 2। आइएगा बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, बेस सेम है पावर ऐड, मल्टीप्लाई में है तभी होगा सिर्फ ये। देखिए
यहाँ पे a की पावर n था इंटू a की पावर m है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। सो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड 2 रेज टू द पावर 55 प्लस 60 माइनस अगेन बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। देखते हैं इसकी पावर ऐड होने के बाद क्या आता है, 5 और 115 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 नोट द सेम 2 की पावर 115 माइनस 2 की पावर 115 सेम में से सेम माइनस होगा तो आंसर कितना आता है आपका 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में पावर अलग अलग करेंगे, 2 की पावर 2 नीचे 3 की पावर 2 ऊपर 2 की पावर -3 नीचे 5 रेज़ टू पावर -3 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अभी मैंने प्रॉपर्टी 5th अप्लाई की है कि इकट्ठी a बाई बी की इकट्ठी पावर थी, उनको अलग अलग पावर किया है। अभी अगला काम मेरा रहेगा सभी को पॉजिटिव बनाना। देखिए 3 की 2 रेज़ टू द पावर 2 है, रख दीजिए ये एज इट इज़, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 5 की 3 को ऊपर ले जाइए और 2 की 3 को नीचे ले आइए। अभी मैंने इस स्टेप में सिर्फ क्या किया है, सभी पावर्स को पॉजिटिव कर दिया, जो नेगेटिव थी ना उनको पॉजिटिव बना दिया ऊपर नीचे शिफ्ट करके। ठीक है, अब सेम देखिए, सेम वाली, और जिसकी पावर जहां ज़्यादा है। सबसे पहले मैं 2 के बारे में बात करूंगा। देखिए 2 की पावर 3 नीचे ज़्यादा है, ऊपर 2 है, तो ये नीचे आके सबट्रैक्ट हो जाएगी। ये मेरा फॉर्मूला लगा है, कौन सा, ये वाला 7। बेस सेम ऊपर नीचे है तो सबट्रैक्ट हो जाती है पावर, लेकिन सबट्रैक्ट जो नीचे जाती है या ऊपर जाती है, जो शिफ्ट होगी वही सबट्रैक्शन में जाएगी। तो नीचे बड़ी थी तो मैं इसको 2 को नीचे ले आया, माइनस हो गया। 5 देखिए 5 रेज़ टू द पावर, ऊपर 3 है नीचे 5 की 2 है, तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2, और 3 की पावर 2 है, 3 की इसको कहीं भी लिख लीजिए, 3 की पावर 2 माइनस 2। नेक्स्ट अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे से कितना आएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2 1 और 3 की पावर 0 एंड 2 रेज़ टू द पावर 1। एंड किसी की भी पावर, सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर आपका 1 आता है। तो इट मीन्स 5/2 इंटू 1, तो आपका आंसर रहेगा 5/2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये सेकंड का 4th पार्ट आपका हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं 3rd पे। आइएगा एग्जाम्पल नंबर 3rd क्या कह रहा है आपका। एग्जाम्पल 3rd है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं किस किस की। फर्स्ट केस जिसमें a की पावर a प्लस b रेज़ टू द पावर b, सेकंड a रेज़ टू द पावर b प्लस b रेज़ टू द पावर a, थर्ड a रेज़ टू द पावर b, फोर्थ a बाई p रेज़ टू द पावर a, एंड फिफ्थ 1 बाई a प्लस 1 बाई b होल पावर a। आइएगा बच्चों देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट ये कह रहा है a की पावर a। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से लिखते हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो इन्होंने पूछा है। a 2 सब्स्टिट्यूट करना है और b को 3 इसमें कीजिए। a की पावर a यानी 2 की पावर 2 प्लस b की पावर b 3 की पावर 3। तो देखिएगा 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ऐड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 31। यहाँ पर इन्होंने ए बी की शक्ल में दे दिया और ए बी की वैल्यू ऊपर डिफाइन कर दिया।
ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट देखिए a की पावर b, a तो आपका 2 है और लेकिन उसकी पावर b है जो कि 3 है, b जो कि 3 है उसकी पावर a जो कि 2 है, 2 की पावर 3 8 और 3 3 जा 9 विच इज इक्वल्स टू 17 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट जो निकालना है हमें a रेज टू द पावर b, a कितना आपका 2, पावर b कितनी है 3, दैट इज 8, ठीक है। a बाई b की पावर a बाई b व्हाट इज a 2 बाई 3 की होल पावर a मतलब 2, अलग अलग कर दीजिए, 2 की पावर 2 अलग, 3 की पावर 2 अलग, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट 1 बाई ए कितना है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई बी कितना है 3, 1 बाई 3 होल पावर ए कितना है आपका 2, ओके। टेक एलसीएम 2 3 का 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 होल पावर 2, 3 और 2 5 बाई 6 दोनों की पावर 2 2 अलग अलग, न्यूमिनेटर की अलग कर दी मैंने, डिनोमिनेटर की अलग कर दी, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके थर्ड एग्जाम्पल के पार्ट्स थे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, आइएगा। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल 4 के भी आपके 3 पार्ट है बच्चों। सिंप्लीफाई, एग्जाम्पल 4 में सिंप्लीफाई में आपको फर्स्ट पार्ट में करना है 3 a की 4 b की 3 इंटू 18 a3 b की 5, ठीक है। सेकंड जो है 3 a की 7 b की 6 18 a की 6 b की 8, और थर्ड पार्ट है उसके अंदर -2 a स्क्वायर b क्यूब होल क्यूब। आइएगा बच्चों इनको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे। सबसे पहले इनको लिख दीजिए, ये क्या है 3 इंटू ए की 4 इंटू बी की 3 इंटू 18 इंटू ए की 3 इंटू बी की 5, ये सभी मल्टीप्लाई में आपस में ब्रैकेट दे रखी है बस, ठीक है तो प्रोडक्ट में ही। अब देखिएगा 18 3 जा, इसको इकट्ठा लिख लीजिए, ठीक है। ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 3 इकट्ठा लिख दीजिए, बी की पावर 3 इंटू बी की पावर 5 इकट्ठा लिख दीजिए, ठीक है। 18 3 जा 54, ए की पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, प्रॉपर्टी है मेरी कि बेस सेम है तो पावर ऐड 4 3 7, और b की भी बेस सेम है, पावर ऐड 5 + 3 8 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आइएगा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पर 3/18 है इनटू, देखिए a की पावर ऊपर 7 नीचे 6, बड़ा कौन है 7 है, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 7 - 6 इंटू b की पावर नीचे 8 है ऊपर 6, तो 1/b की पावर 8 - 7 और 8 - 6, क्योंकि b की पावर कितना है आपका 6 है, तो अपर वाली नीचे आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम है, ठीक है।
तो पावर ऊपर नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 6 था ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 6 था नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो गया। बड़े की तरफ मैं ले जाता हूँ दूसरे वाले को जो छोटा है, ठीक है। ये 3 1 जा 3 6 जा 18। सो फाइनली आंसर कितना आएगा 1/6 a रेज टू द पावर 1 और b रेज टू द पावर 2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यानी इसको और सिंप्लीफाई तरीके से लिखना चाहो तो a/6b² विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। अच्छा, इसको ऊपर भी लिख सकते हो आप, अगर ऊपर पावर में लिखना चाहो 6 को, ठीक है, यानी b को ऊपर छोड़ना चाहो तो -2 में। और इसको लिखने का तरीका जैसे आंसर में दे रखा है, मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/6 a b का -2 भी लिख सकते हो ऊपर भेज के, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ सबसे पहले मुझे माइनस दिखा, तो मैं सबसे पहले इलाज किसका करूँगा, इस माइनस का करूँगा। मैंने क्या किया, -1 की 3 को अलग कर दिया पहले ही, ठीक है, फिर 2 की 3 अलग रखा और a² का 3 अलग रखा। मैंने इन तीनों पर 3 पावर अलग अलग कर दी है। देखिए माइनस था तो -1 पे अलग, 2 की पावर 3 अलग और a² की 3 अलग, और नीचे देखिए डिनोमिनेटर की भी अलग, b की पावर 3 है और एक 3 और कर दिया। तो देखिएगा -1 की पावर 3, माइनस का जब नंबर होता है और पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा -2 की पावर -1 आएगा, 2 की पावर 3 8, a की पावर 3 2 जा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई ना, प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी से 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा 6, a की पावर 6, और ये 3 3 जा, पावर मल्टीप्लाई b की पावर 9। सो फाइनली आंसर आएगा माइनस का 8, a की 6, b की 9 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये हमारा 4th एग्जाम्पल था। चलिए एग्जाम्पल 5th पे चलते हैं, और एग्जाम्पल 5th आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि एग्जाम्पल 5th काफ़ी अच्छा है। आइएगा एग्जाम्पल 5th करते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 के भी 3 पार्ट हैं, मैं एक एक करके लिखूंगा और उनको करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट में है 7 की पावर n+2 -3 इंटू 7 रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाय 20 इंटू 7 रेज़ टू पावर n -2 इंटू 7 रेज़ टू पावर n। सेकंड भी आ ही जाएगा, सेकंड है 5 रेज़ टू द पावर n+3 -6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n+1। ओके, 9 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n -2 रेज़ टू द पावर 2 और 5n। आइएगा बच्चों देखिए कैसे करते हैं। 5th के 2 पार्ट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। 5th का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ से सबसे पहले आपको करना कैसे है, 7 की n कॉमन लेके मैं कैंसिल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 7 की n को अलग अलग करूँगा। देखिए पावर ऐड है, अब इसको वापस चलेंगे। देखिए बेस सेम थे तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर पावर ऐड में है तो बेस को यूँ लिखा जा सकता है पावर में तोड़ के। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, अगर a की पावर n+m है तो a की पावर n अलग और m अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 7 की पावर n+2 है तो इसको 7 की पावर n अलग इंटू में 7 की पावर 2 अलग लिखा जा सकता है, -3 इंटू में यहाँ 7 की पावर n+1 है तो 7 की पावर n अलग और 7 की पावर 1 अलग लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनको वापिस देखो, वापिस 7 बेस सेम है, पावर को ऐड हो जाएंगी वापिस,
बेस सेम है तो 7 की पावर n प्लस 2, वापिस ही चीज़ आ रही है, बेस सेम है, वापिस अगर ऐड करूंगा तो 7 की पावर n प्लस 1 आ रही है। अलग क्यों लिखा, अलग करने का पर्पज़ क्या था, हम 7 की पावर n न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए 27 की पावर n और -2 इंटू 7 की पावर n आइएगा। अब मैंने ऊपर से 7 की पावर n कॉमन ले लिया, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ कितना, 7 7 जा 49 माइनस 3 7 जा 21। देखिए 7 की पावर n कॉमन आ गया इंटू 20 और यहाँ से भी बाहर चला जाएगा कॉमन, तो ये 2। अब 7 रेज़ टू द पावर n, 7 रेज़ टू द पावर n, बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, n माइनस n। तो देखिएगा 49 माइनस 21 28 और नीचे 20 माइनस 2 18। यहाँ कितना आ गया, 7 रेज़ टू द पावर 0 और यहाँ है 28/18। ये 2 से और कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 4 2 9 18। तो 7 रेज़ टू द पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, 14/9। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ये देखिए ज़रा ध्यान से, 14/9 जो है वो आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। मैंने क्या किया है, n प्लस 2 को 7 की n अलग, 7 की 2 अलग, 7 की n प्लस 1 को 7 का n अलग और 1 अलग, एडिशन में थी ताकि 7 की पावर n ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। नेक्स्ट भी यही है, नेक्स्ट यहाँ 7 की पावर n किया था ना, यहाँ 5 की पावर n में करना है, 5 की पावर n अलग करेंगे और उसे कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ देखिए इसे मैंने 5 की पावर n अलग रखा और 5 की पावर 3 अलग, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n अलग और 5 की पावर 1 अलग, डिवाइड बाय 9 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 2 जा 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि 2 की पावर 2 है। अब देखिए 5 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5, क्योंकि यहाँ से मेरा 5 की पावर n कॉमन आ चुका है। नेक्स्ट नीचे से 5 की पावर n कॉमन ले लिया, मेरा रहेगा 9 माइनस का 4। अब देखिए 5 रेज़ टू द पावर n है तो n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 7 लगेगी, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, 5 की 3 125, ठीक है, और 6 5 जा 30 और नीचे 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 0 इंटू में 30 होगा तो 95 डिवाइड बाय 5 और 5 की पावर 0 1 एंड 19 5 जा 95, तो 19 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा स्टेप को, हर एक स्टेप को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, क्या क्या किया है मैंने, पावर जो थी वो एडिशन में थी, उनको अलग अलग मेंशन कर दिया, अलग अलग कर दिया, और फिर 5 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लिया, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी 0 1, बाकी अंदर वालों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखिएगा। फिफ्थ के थर्ड पार्ट में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पहले पार्ट में 7 का हुआ था, यहाँ 5 का और यहाँ 2 के दिखाई दे रहा है सिंपली। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, हमने 16 तो रखा, 2 रेज़ टू पावर n अलग कर दिया और 2 की पावर 1 अलग, माइनस 4 इंटू 2 की पावर n एज इट इज़ रखा, 16 इंटू
2 रेज टू द पावर n अलग और 2 की पावर 2 अलग, माइनस 2 इंटू, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में n प्लस 2 है, 2 की पावर n अलग, 2 की पावर 2 अलग। अब देखिए न्यूमिनेटर से भी 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, कितना रहेगा 16 इंटू 2 माइनस का 4। डिनोमिनेटर से भी 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर कितना रहेगा 16 इंटू 2 की पावर 2, देखिए 2 की पावर 2 को लिख रहा हूँ, 2 2 जा 4 माइनस 2 की पावर n कॉमन, 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस n, 32 माइनस 4 एंड 16 4 जा 64 माइनस का 8, ये तो हो गया 2 की पावर 0 n माइनस n, ठीक है। और 32 माइनस 4 ये हो गया 28, ठीक है। 64 माइनस 8 ये हो गया 56, ओके। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 0 तो 1 हो गया, 28 1 जा 28 2 जा 56, 1/2 हो गया, तो आंसर आपका 1/2 रहेगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया यहां तक? थर्ड पार्ट भी हो गया आप लोगों का, ठीक है बच्चों। ये 5 एग्जाम्पल आपके आज के लिए हो चुके हैं, आज मैं 5 एग्जाम्पल तक ही करवाऊंगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल काफ़ी हैं, पार्ट्स भी काफ़ी हैं, आगे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, तो 17 एग्जाम्पल आगे करेंगे हम। आप लोगों को एक्सरसाइज का आज का होमवर्क है, ट्राई करने हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक है। ये मैं अभी व्हाट्सएप पे तो पिक सेंड कर दूंगा, और जिसको किसी नंबर पे चाहिए हो तो वो मुझे या तो यूट्यूब में कमेंट पे मैसेज कर दे, या मैं उनको कैसे भी मतलब मुझे मेरा नंबर सेंड कर दूंगा, उस पर मैसेज कर देना, तो आपको ये दोनों फर्स्ट और इनकी पिक सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। बुक अरेंज नहीं हुई है, लेकिन काम स्टॉप नहीं करना है, और जल्दी से जल्दी RD शर्मा अरेंज कर लीजिए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। तो बच्चों आपके बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल करवाए जाएं। क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा, मैं करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको ही दे दिया, एक्सरसाइज के डाउट्स कैसे लगे, मैं एक्सरसाइज भी मैक्सिमम करवा दूंगा यहाँ पे। बस आपको रेगुलर बने रहना है, RD शर्मा करनी है, एक अच्छी सी मोटी नोटबुक लगा लीजिए, इसमें सारे अच्छे से नोट्स हों, जितना होता है लॉकडाउन में उतना हम करेंगे, बाकी हम रूटीन क्लासेस में तो RD को चलाना ही चलाना है। तो फोकस रखिए सीखने पर, मार्क्स पे नहीं, मार्क्स आ जाएंगे अपने आप, सीखने पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ ये मत सोचिए इतना करने से मेरा काम चल जाएगा, काम नहीं चलाना है हमने, आज के टाइम काम चलाने वालों की वैल्यू नहीं है, ठीक है। कुछ सीखना है, कुछ अलग करना है, और बहुत प्रैक्टिस करनी है, और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सो इतना कर लीजिएगा, थैंक यू, कल मिलते हैं।